हाय गाइस, दिस इज मी डॉक्टर शिखा एंड वेलकम टू जस्ट लर्न फिजियो हेल्थ केयर। सो गाइस, पुरानी सारी वीडियोस में हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट द फ्रैक्चर्स ऑफ द एल्बो एंड ये हमारी एसेंशियल ऑर्थोपेडिक बाय महेश्वरी की बुक है जिसमें हम लाइन टू लाइन चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द फ्रैक्चर ऑफ द ओलिक्रेनॉन। पुरानी सारी वीडियोज़ आपको प्ले लिस्ट में ईजिली मिल जाएंगी, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी तो आप देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात है कि ओलिक्रेनॉन ऑफ द फ्रैक्चर जो है वो किस वजह से होता है। तो डायरेक्ट अगर कोई एल्बो के उस पे गिर रहा है तो ओलिक्रेनॉन फ्रैक्चर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, बिकॉज वी ऑल नो कि ओलिक्रेनॉन पीछे की साइड पे रहता है। ऑल्सो गाइज, मैं एक और चीज़ बोलना चाहती हूँ, अगर किसी को एल्बो की एनाटमी क्लियर नहीं है तो सबसे पहले वो एल्बो की एनाटमी क्लियर करे बेसिक, उसकी वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो यानी कि अगर कोई फॉल कर रहा है ऑन द पॉइंट ऑफ द एल्बो तो फ्रैक्चर ऑफ ओलिक्रेनॉन बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाता है एंड ये हमें देखने के लिए मिलता है एडल्ट्स में। अब बात करते हैं हम पैथो एनाटॉमी की। तो पैथो एनाटॉमी में क्या होता है, द प्रॉक्सिमल फ्रैगमेंट मे बी पुल्ड प्रॉक्सिमली बाय द अटैच ट्राइसेप मसल। देखो सिंपल सा चीज़ है, अगर आप पीछे की तरफ अपनी कोनी को देखो यानी कि एल्बो को देखो तो आपको पता है कि ट्राइसेप मसल जुड़ी होती है एंड इधर ये ओलिक्रेनॉन है। तो जब भी इसका फ्रैक्चर होता है ना, चाहे वो डिस्प्लेस हो या ना हो वो बात की बात है, लेकिन जब भी ऐसे जो फ्रैक्चर होता है तो अब ये हमें पता है ये डिस्टल सरफेस है, ठीक है, और ये हमें पता है ये प्रॉक्सिमल है। तो ये प्रॉक्सिमल वाले सरफेस को, ये जो प्रॉक्सिमल वाले टुकड़े को कौन पुल कर लेता है, ये ऊपर की ये जो ट्राइसेप मसल रहती है, क्योंकि ट्राइसेप मसल उससे जुड़ी है ना। अब ट्राइसेप मसल ऊपर भी कहीं से जुड़ी होगी तो ऊपर के वहां तो फ्रैक्चर नहीं हुआ है, ऊपर के वहां तो वो इंटैक्ट है, लेकिन नीचे की यहां से वो टूट गई है। तो जाहिर सी बात है कि ये पूरी ट्राइसेप मसल जो है वो उसको पुल कर लेती है इस प्रॉक्सिमल हिस्से को, ठीक है। तो वो यही कह रहा है कि जो प्रॉक्सिमल फ्रैगमेंट है वो पुल हो जाता है प्रॉक्सिमली यानी ऊपर की तरफ, किसकी वजह से, बाय द ट्राइसेप मसल, जिसकी वजह से गैप क्रिएट हो जाता है। आप देख सकते हो जब ये इधर इसको पुल कर लेगा तो यहाँ पे एक गैप बन जाएगा। तो अब इसी बेस पे ये फ्रैक्चर को 3 कैटेगराइजेशन करा है, यानी कि 3 टाइप्स का करा है, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। आप देख सकते हो टाइप 1 में क्या हो रहा है कि क्रैक हो रहा है, यानी कि इधर ये फ्रैक्चर हुआ है लेकिन इसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, यानी कि जस्ट ये फ्रैक्चर्ड है, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, कोई गैप इसमें नहीं बन रहा है। जबकि टाइप 2 वाले में क्या है कि इस तरीके से ये टूटा हुआ रहता है, ब्रेकेज रहती है और साथ ही साथ में बहुत ज़्यादा यहाँ पे सेपरेशन हो जाता है। क्यों? क्योंकि इस ट्राइसेप मसल ने इसको प्रॉक्सिमल ऊपर की तरफ अपनी तरफ पुल कर लिया। एंड थर्ड वाले केस में क्या होता है कि कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर यानी कि चूर चूर वाले फ्रैक्चर, आप देख सकते हो इसमें छोटे 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 टुकड़े हो जाते हैं। तो यानी कि एक में फ्रैक्चर है लेकिन डिस्प्लेस नहीं है, दूसरे में फ्रैक्चर है और डिस्प्लेस हो गया जिसकी वजह से गैप बन गया, एंड थर्ड वाले में चूर चूर वाला फ्रैक्चर हो गया और सारे फ्रैगमेंट्स इधर उधर चले गए। अब बात होती है डायग्नोसिस की। तो जाहिर सी बात है डायग्नोसिस जैसे और फ्रैक्चर्स का है वैसे ही होगा। उस एरिया पे टेंडरनेस रहेगी, पेन रहेगी, स्वेलिंग रहेगी, बहुत ज़्यादा क्रेपिटस यानी कि कटकट की साउंड आएगी क्योंकि ऑब्वियसली, एंड बहुत ज़्यादा गैप बन जाएगा, ठीक है, बिटवीन द फ्रेगमेंट्स। और गैप बनने से कहीं ना कहीं बाहर से हमें थोड़ा बहुत एक हल्की सी शेप में भी चेंज दिखेगा, ठीक है। सो बस यही है, एक्टिव एक्सटेंशन टू द एल्बो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, प्रॉपरली एक्सटेंड नहीं कर पाएगा एल्बो, और ये सब हम कंफर्म कर सकते हैं एक्सरे में। ट्रीटमेंट की बात करें तो अब देखो ये 3 टाइप का है, तो इसी 3 टाइप के हिसाब से इसका ट्रीटमेंट होगा। अब जैसे फर्स्ट वाला है उसमें सिर्फ क्रैक आया है, सिर्फ फ्रैक्चर हुआ है, डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है, तो जाहिर सी बात है इसमें हम सिर्फ सिंपल क्या करेंगे, प्लास्टर लगा देंगे, यानी कि अबव एल्बो प्लास्टर लगा देंगे। कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए, 3 वीक्स के लिए, ठीक है, क्योंकि वो डिस्प्लेस नहीं है ना, तो हम क्यों उसमें सर्जरी करेंगे। हम सिंपल बाहर जो है वो अबव एल्बो प्लास्टर लगा करके 3 वीक्स के लिए उसको इमोबिलाइज रखेंगे, बिल्कुल नहीं हिलाएंगे, एंड जब प्लास्टर कट जाएगा उसके बाद वी विल स्टार्ट विद दी एल्बो एक्सरसाइजेस। अब यहाँ पे एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने का है वो ये है कि इसमें हम 30 डिग्री ऑफ फ्लेक्शन, 30 डिग्री ऑफ फ्लेक्शन में हम वो प्लास्टर लगाते हैं। बाकी जितने भी एल्बो के फ्रैक्चर थे ऊपर वो सब 90 डिग्री में लगते हैं, लेकिन सिर्फ यही वाला है जिसमें हमने 30 डिग्री पे लगाया है, ठीक है। तो इसको स्टार मार्क कर लेना। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि देखो ऊपर की साइड पे ट्राइसेप मसल है, तो 30 डिग्री में क्या होता है ना कि ट्राइसेप मसल बिल्कुल रिलैक्स पोजिशन में होती है, तो
हमें ये कोशिश करनी है कि जो ट्राइसेप मसल है ना, ये इस टुकड़े को ऊपर की तरफ ना पुल करे, क्योंकि ये जितना ट्राइसेप मसल इसको ऊपर की तरफ पुल करेगी, यहाँ पे उतना गैप बनेगा, समझ रहे हो। तो ये सब ना हो, इसलिए हम उसको 30 डिग्री फ्लेक्शन पोजीशन में प्लास्टर लगाते हैं, बिकॉज इस पोजीशन पे हमारी जो एल्बो रहती है या जो ट्राइसेप मसल रहती है वो बिल्कुल रिलैक्स रहती है और वो इस तरीके से पुलिंग इफेक्ट नहीं देती। समझ में आया। टाइप 2 की बात करें तो टाइप 2 में हमने देखा था कि यहाँ पे ऐसे सेपरेशन हो जाता है। जाहिर सी बात है, अब कोई चीज़ इतनी खुल चुकी है, सेपरेशन हो चुका है, तो भाई इसमें तो सर्जरी करनी पड़ेगी, यानी कि ऑरिफ करना पड़ेगा, यानी कि ओपन रिडक्शन एंड इंटरनल फिक्सेशन करना पड़ेगा, वो भी किससे, टेंशन बैंड वायरिंग से। डायग्राम में आप देख सकते हो, ठीक है, सॉरी ये लाइन बन गई है, बट आप डायग्राम में देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पे टेंशन बैंड वायरिंग हुई है। एंड जो थर्ड केसेस था हमारा, जिसमें बिल्कुल ऐसा चूर चूर हो गया था, तो इसमें भी ये बोला गया है, सॉरी आई एम रियली सॉरी, तो अब हमारा थर्ड वाला जो है उसमें चूर चूर हो गया है, तो इसमें ये बोला गया है कि अगर ये चूर चूर हुआ है लेकिन ये सेपरेटेड नहीं हुआ है, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोई चीज़ इतनी चूर चूर हो गई है तो उसके फ्रेगमेंट्स इधर उधर तो जाएंगे ही ना, बट स्टिल अगर ये ऐसे चूर चूर हुआ है और इसके फ्रेगमेंट्स उसी जगह पे हैं, डिस्प्लेस नहीं हुए हैं, तो इसमें फर्स्ट वाले की तरह ही प्लस्तर लगा देते हैं 3 हफ्तों के लिए और इमोबिलाइज रखते हैं। लेकिन अगर चूर चूर होने के बावजूद भी ये डिस्प्लेस भी हो जाए इधर उधर, तो फिर हम अगेन सर्जरी करते हैं, यानी कि टेंशन बैंड वायरिंग करते हैं, और कभी कभार तो हम एक्सीजन भी कर लेते हैं, यानी कि अगर हमें लगता है कि ये टुकड़े फालतू हैं तो उसको एक्साइज मतलब बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो वही नॉन यूनियन का मतलब कि प्रॉपर्ली नहीं जुड़ेगा फ्रैक्चर साइट पे, ठीक है ना। तो अगर नहीं अच्छे से वो जुड़ रहा है तो हमें फिर क्या करना पड़ता है, ओपन रिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन, यानी कि सर्जरी करनी पड़ती है और बीच में उसके बोन ग्राफ्टिंग करनी पड़ती है ना। कोई अगर गैप इतना हो रहा है तो बीच में बोन ग्राफ्टिंग करके ही तो फिल करेंगे उसको, है ना, कॉमन सी बात है। उसके बाद एल्बो स्टिफनेस हो सकती है, तो इसमें हमें फिजियोथेरेपी ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन सेलेक्टेड केसेस सर्जिकल रिलीज ऑफ एडहेशन, कभी कभार इतना ज़्यादा हाइट टाइट हो जाता है कि उसमें भी हमें सर्जिकल रिलीज करना पड़ता है उन एडहेशंस को, ताकि वो अच्छे से एल्बो फ्रीली मूव कर सके और स्टिफ ना रहे। एंड थर्ड इज ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो कि ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। फिजियोथेरेपी बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है इसके लिए, ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए। एंड किसी केस में तो एल्बो रिप्लेसमेंट भी करना पड़ जाता है। ठीक है, सो या गाइज, दैट इज इट फॉर दिस वीडियो एंड आई होप यू लाइक माई वीडियो. Subscribe to my channel and see you in the next part. Bye.